को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ईटा तो यहाँ भी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो, आपका एग्ज़ाम जो है पास आ रहा है। इस जो एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा होगा, थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट रही है या कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हर चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपने बेहतर होगा कि आप जब भी ये वीडियो देखें या ये क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके पहले आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लें अच्छे से, उसके बाद स्टार्ट करें। तो इसको जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, और उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके फिर यहाँ पर आइए और इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, ठीक है। इसको हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला चैप्टर जो है यूनिट और मेजरमेंट है। जैसा कि आपको पता है, यूनिट और मेजरमेंट अगर कई स्टूडेंट इसको बहुत लाइटली लेते हैं, और इसका वेटेज जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आपके एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो इसके सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके पास नोट्स वगैरह पड़े होंगे, उन नोट्स को आप देखिए, रिवाइज करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए और यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। इट्स एंगुलर डायमीटर इज 2000 सेकेंड दिया हुआ व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। बोला द डायमीटर ऑफ द सन। देखो, 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा पैरालॉक्स मेथड, ठीक है। पैरालॉक्स मेथड पढ़ा होगा, जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में क्या होता था कि जैसे मान लो कि एक रेडियस है और ए आर्क बना ds, तो यहाँ पर जो ds आर्क इस सेंटर पर एंगल बनाएगी डी थीटा, वही डी थीटा हो गया हमारा प्लेन एंगल, और इसको हम लिखते थे ds/r, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, आप पैरालॉक्स मेथड से भी कर सकते हो। पैरालॉक्स मेथड पे जैसे मान लो कि सन हुआ, ठीक है, और ये है अर्थ, यहाँ पर आप खड़े हो। तो जब आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ से जब आप सन को देखोगे तो एक किनारा आपको इधर दिखेगा और दूसरा किनारा आपको इधर दिखेगा, ठीक है। ये दोनों इस पॉइंट पर आ करके एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इस एंगल को नाम दिया गया क्या, देखो, ये इसकी डायमीटर हो गई सन की, ठीक है। तो ये जो सन की डायमीटर है, यहाँ पर आकर अर्थ पर जो एंगल बना रही है, इसको नाम दिया गया क्या, एंगुलर डायमीटर, ठीक है। इसके 2 एंड पॉइंट हो गए ना। अब जैसे कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप देखो तो जो इसके एंड पॉइंट आ गए, सपोज मान लो कि इधर एक पॉइंट होता, यहाँ पर आके कुछ एंगल थीटा बनाता, ठीक है। तो ये जो थीटा हो गया, इसका एंगुलर डायमीटर हो गया। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगुलर डायमीटर मिलेगा, और ये जो एंगुलर डायमीटर होगा ये आपको एंगल में दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगुलर डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ, ठीक है। देखो, एंगुलर डायमीटर दिया है हमारे पास 2000 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि अर्थ से सन की डिस्टेंस जो है वो दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो, हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, मतलब ये वाले डिस्टेंस हमें निकालने हैं। सपोज इसको चलो r मान लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो बताओ क्या d थीटा इक्वल टू ds/r लिख सकता हूं। अच्छा, d थीटा यहाँ पर एंगल कितना, 2000 सेकेंड। आपको पता होगा कि जब आप प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते थे तो ये डी थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड से आप कहाँ जा सकते हो, मिनट में, मिनट से आप जा सकते हो डिग्री में, और डिग्री से आप जा सकते हो कहाँ पर, रेडियन में। तो सेकंड से जब मिनट में आप जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1/60 से, और मिनट से डिग्री में जाओगे तो 1/60 से। उसके बाद डिग्री से रेडियन में जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री से आपको रेडियन में जाना है। आपको अगर याद रखने में दिक्कत हो तो एक में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 180/π से, और दूसरे में π/180
180 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है या रेडियन टू डिग्री जाना है, तो इसको याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका ये है कि अगर आपको रेडियन में जाना है तो रेडियन का जो एंगल होता है और रेडियन का एंगल किस में होता है? पाई में। तो इसका मतलब पाई आपको ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए। तो जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करोगे तो पाई बाई 180 हो जाएगा। और जब आप रेडियन से डिग्री में चाहिए तो रेडियन का एंगल हमेशा पाई में होता है और डिग्री का हमेशा न्यूमेरिक होता है। तो डिग्री को आपको पाई को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, पाई को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो पाई आपको कहाँ मिलना चाहिए? नीचे मिलना चाहिए। तो ये याद करने का तरीका है, जिनको याद है बहुत बढ़िया बात है। तो आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2000 सेकेंड, तो एक काम करते हैं ना, यहीं पर डायरेक्ट कन्वर्जन कर लेते हैं। 2000 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू ds बाई आर। मतलब ए वाली लेंथ आप लोग, ए वाली लेंथ देखो कितनी है, आर हमने मान रखा है, और रेडियस कितनी है? आप एक बात बताओ, ए वाली इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 के पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है? आर की। एक काम करो, यहाँ से ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँ तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर बचा पाई, नीचे हो गया 12 इंटू 18, और इधर हो जाएगा r डिवाइड बाई 1 इंटू 10 के पावर 11। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे 10 के पावर 11 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 10 के पावर 11 पाई डिवाइड बाई 12 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसके बाद प्योर कैलकुलेशन है तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। देखो पाई में तो ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, अगर पाई में ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको क्या करना होगा? पाई की वैल्यू आपको पुट करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पर और उसके बाद कैलकुलेट करो। एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें दिखना चाहिए ना, इधर आके हम कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट, यहाँ तक है हमारे पास, ये वाला कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको इधर कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 10 के पावर 11 इंटू 3.14, और नीचे देखो 12 इंटू 18 है। ठीक है, अब इसको अप्रॉक्स में कैलकुलेट करोगे अगर, तो देखो 3 से मान लेते हैं कि ये 3 है, सपोज अप्रॉक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं 100 इंटू 10 के पावर 9 लिख सकता हूँ। 72 से इस 100 को काटोगे, अप्रॉक्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, उससे कम ही रहेगा। आप जरा आ जाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन पे देखो फर्स्ट ऑप्शन 2 टाइम्स है, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, ये 10 के पावर 9 में ऑप्शन है एक डी वाला, एक है सी, और बी तो 10 के पावर 10 वाला है। तो देखो सी नहीं हो सकता ना, सी क्योंकि 0.14 दिया है। 0.14 तो होगा ना, क्योंकि 72 से इसको काटोगे तो 1 तो आएगा, उसके बाद जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? 1.45 इंटू 10 के पावर 9 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन से भी बचना है, आपको अप्रॉक्स में देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, पैरेलॉक्स मेथड पे होता है इस पे क्वेश्चन। देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट कवर हो गया, एक तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया, कन्वर्जन पे नीट के एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। ठीक है, और दूसरा पैरेलॉक्स मेथड या प्लेन एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों से सॉल्व हो जाता है, तो वो भी कवर हो गया आपका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप इजिली इसको बना सकते थे क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg मीटर क्यूब इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हमसे पूछा हुआ। देखो हमने पढ़ा था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मैं लिख सकता हूं n इंटू यू, मतलब सॉरी, इसका न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं 2 सिस्टम ले लूं और दोनों सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखता हूं, मतलब
पहले में N1U1 बोल दिया और दूसरे में N2U2 बोल दिया। तो इन दोनों सिस्टम में जो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों सिस्टम में क्या होगा, इक्वल होगा। तब यहाँ पर दो सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी के लिए। अब इसको हम इरेज करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ कितना, इसका। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं N1U1 पहला सिस्टम और इधर मान लेते हैं दूसरा सिस्टम N2U2, ठीक है, ये दूसरा सिस्टम हो गया। पहला सिस्टम जो दिया हुआ है SI, इसको मान लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारे पास 128 kg पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, N2 मतलब हमें कैलकुलेट करना, यही तो पूछा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। U2 क्या लिखोगे, देखो U2 लिखने के लिए हम क्या करते थे कि यहीं पर देखते थे, भाई एक kg लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, जो एक kg लिखा हुआ है, एक kg मास की यूनिट है, और यहाँ पर दूसरे सिस्टम में जब आप जाओगे तो दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट कितना लेना है वो हमें पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ मास हमें दिया है कि 50 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है, तो हम 50 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे आ रहा है क्या, लेंथ, लेंथ की यूनिट आ रहा है मीटर क्यूब, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे 25 सेंटीमीटर और क्यूब है देखो यहाँ पर, तो इसका लगाओगे क्या, क्यूब। बेसिकली यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 128 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या होता है 1 kg डिवाइड बाय 1 मीटर का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट आता नहीं है, इसलिए हम kg मीटर क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया था, जो यूनिट दिया था हमने उस यूनिट को रख लिया। अब सिंपली कैलकुलेशन करना है, तो हो जाएगा 128 kg पर मीटर क्यूब, इधर जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा N2 और इधर हो गया 50 ग्राम डिवाइड बाई, एक काम करते हैं ना, इसको लिख लेते हैं 25 का क्यूब अलग और इधर सेंटीमीटर का क्यूब अलग, इसको डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर देंगे। आपको निकालना क्या है, N2 निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो इधर हो गया न्यूमेरिक वैल्यू 128 मल्टीप्लाई बाय, देखो अब एक काम करना कैलकुलेशन के लिए, मास वाले के साथ मास वाले की यूनिट लाना है और लेंथ वाले के साथ लेंथ वाले की यूनिट लाना है, ठीक है। तो मास यहाँ पर kg था, तो इधर नीचे लाओगे ये तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, देखो ये यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा 25 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइड बाई हो जाएगा इधर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो एक kg ग्राम वगैरह तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चाहे kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, चाहे ग्राम को आप kg में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 kg में कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई बाई इधर 25, अच्छा एक काम करते हैं 25 का क्यूब है इधर और इधर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, इधर मैं लिख सकता हूँ भाई 1 मीटर में कितना होता है 10 के पावर 2, उसका क्यूब करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूँ अगर तो 10 के पावर 6 हो जाएगा ना, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, तो इसका अगर क्यूब करोगे तो आप इसका भी तो क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं कुछ कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो काम करो यहाँ से इसको अगर लिखूँ मैं 25 इंटू 25 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो गया। और एक काम करते हैं इसको लिखते हैं 100 इंटू 10 के पावर 4 लिख लेते हैं, तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 4, मैं डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 4 हो गया और आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, एक काम करो इसको फिर से लिखो 100 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हो भाई, 4 2 0 इधर ले लिया तो इधर 2 0 बचा, फिर इसको 25 से कैंसिल आउट करो यहाँ से, तो फिर से क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब देखो बचा क्या हमारे पास 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो हो जाएगा 6 4 और 4 से फिर से इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या क्या बचा है हमारे पास, एक 4 और बचा है, तो इस 4 से भी इसको कैंसिल आउट कर दो तो बचा क्या, ऊपर बचा 4, यहाँ से देखो एक 4 एक कैंसिल आउट हो गया, एक 4 एक कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा क्या हमारे पास 10 के पावर 2 बचा है, ऊपर बचा
4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय नीचे बचा 10⁻²। 10⁻² से कैंसिल आउट होगा तो 10 बचेगा। 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। तो n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। देखो आप कहोगे कि सर बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो देखो बहुत टाइम यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सबको समझाते हुए चलना है। तो 40 आया ना, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 40 हमारी, ठीक है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई सबको, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, ये आप पढ़ते हो ईएम वेव में। आप 12th का चैप्टर ईएम वेव जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√ε0 और μ0 होती है, ठीक है। जरा इसका स्क्वायर कर दो तो c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ε0 और μ0। इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा तो आप एक काम करो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। मुझे एक बात बताओ, जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब क्या है स्पीड हो गया। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है और इसी का स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसी का स्क्वायर लगाओगे तो L² और T⁻², इसको आप क्या लिख सकते हो L² डिवाइड बाई T² लिख सकते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। बताओ समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला पे हो गया, बेसिक की आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लन भी, जैसे इसका लन था तो हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया, कुछ डायमेंशनल फार्मूला ही हमें मैच कराना है, ठीक है। जैसे टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। अब देखो क्या है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको लिखना है, ये आप फॉर्मूला जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ जरूरत है। बेसिकली यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस का लेना देना है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, mL/T-2 होता है और डिस्टेंस का क्या होता है L होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो mL² और T-2। तो देखो मैच कराओ mL² T-2। इसमें तो लिस्ट 2 में तो फिर शायद गड़बड़ हो गया होगा। चलो अगला चेक करते हैं। mL/T-2 इसका हो गया और L से मल्टीप्लाई करोगे तो mL² हो जाएगा। शायद यहाँ माइनस प्लस में गड़बड़ी कर दी इन्होंने, सारा तो सेम ही लिखा हुआ है ना। चलो स्ट्रेस का निकालते हैं। तो आपको यहाँ से पता हो गया टॉर्क का ये होता है। स्ट्रेस का अगर निकालोगे तो स्ट्रेस को क्या लिखते हैं हम लोग, देखो अगर नहीं पता तो स्ट्रेस को F/A लिख लो। जैसे प्रेशर है ना, तो प्रेशर और स्ट्रेस का सेम ही होता है डायमेंशनल फार्मूला। प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, तो फोर्स का क्या हो जाएगा mL/T-2 डिवाइड बाय एरिया का L²। तो एक L से कैंसिल आउट होगा और एक L ऊपर चला जाएगा, तो mL-1 और T-2 हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेस का। इसी तरह आपको प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, देखो प्रेशर ग्रेडियंट लिखोगे तो चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ या डिस्टेंस बोल दो कि डिस्टेंस के साथ प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। तो प्रेशर का कितना अभी हमने निकाला mL-1 और T-2 डिवाइड बाय ग्रेडियंट, मतलब ये क्या है लेंथ है, लेंथ का L हो जाएगा। तो एक L फिर से ऊपर चला जाएगा, mL-1 और T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट का। इसी तरीके से हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आप निकाल सकते हो। क्या होता है, एक फॉर्मूला स्टोक्स लॉ पढ़ा है आपने, F = 6 पाई ईटा RV, पढ़ा ही होगा 6 पाई ईटा RV। और ये जो ईटा है यही होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जिसका निकालना है उसमें बना लो फार्मूला। तो इसमें फार्मूला बनाओगे, देखो 6 पाई का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, तो फोर्स डिवाइड बाय 6 पाई RV हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2 हो गया। 6 पाई का डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, R इज द रेडियस, तो रेडियस मतलब लेंथ L हो जाएगा। V इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 होता है, तो LT-1, ठीक है। देखो एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, ये -1 से -2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा -1, तो ऊपर बचा M और ये L नीचे था तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा L-1 और T-1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपको, अगर देखो कुछ बेसिक आपको डायमेंशनल फार्मूला याद है तो बाकी सबका आप निकाल सकते हो, और सब आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको पता है तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। अगर आप रटते भी हो तो कई बार आपको कन्फ्यूज हो जाओगे या फिर आप भूल जाओगे, अगर आपको उसको रेगुलर रिविजन पे नहीं है। तो आप ना भी रटो, लेकिन आपको अगर फार्मूला या कॉन्सेप्ट याद है तो आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी दिया हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है PYQ के क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हो कि इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, V इज द वॉल्यूम है, P इज द प्रेशर है, T टेम्परेचर है, A B और R जो है कांस्टेंट है। बोल रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशनल फार्मूला B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा शायद यहाँ पे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इनमें से जिसका डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का निकालना है। अब इसका निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जब आप इसको पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, सपोज दो फिजिकल क्वांटिटी Q1 और Q2 है, तो इनको तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है आपका सेम हो। बिना डायमेंशनल फार्मूला सेम हुए दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उनका डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि दो डायमेंशनल फार्मूला जो है, दो फिजिकल क्वांटिटी जो है, उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक क्वांटिटी तो हमारे पास कौन सी है, P, और दूसरी क्वांटिटी ए बाई वी स्क्वायर है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर, मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ए का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर का भी हमने निकाला था ना, फोर्स अपॉन एरिया था, तो एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया का एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन और टी माइनस टू आ गया था। ठीक है, तो प्रेशर का लिखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वी, वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब होता है और उसका स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो एल के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ए का जो मिल गया एम एल के पावर 6 और माइनस वन, तो कितना बचेगा 5 और टी माइनस 2 हो गया। तो ये आ गया ए का आपके पास। अब यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, V और B आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी है V और एक है B, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम होना चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, V डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, और V का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम है, तो L क्यूब आ जाएगा। तो इसका भी मिल गया आपके पास। अब आप निकालो B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला और देखो किससे मैच करता है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है, B स्क्वायर लिख लेते हैं, V स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का निकाला तो V स्क्वायर L के पावर 6 हो जाएगा। अरे बताओ हो जाएगा L के पावर 6, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर बाई ए ही होगा आई थिंक, हाँ वी स्क्वायर बाई ए ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर बाई ए, एक बार रख के देखते हैं क्या मैच करता है। तो ए के फॉर्मूला आपके पास है एम एल के पावर 5 और टी के पावर -2। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो l के पावर 5 है ऊपर जाके कैंसिल आउट करेगा तो l बचेगा, और ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो m के पावर हो जाएगा -1, l बचा और t के पावर हो जाएगा -2। तो ये आया डायमेंशनल फार्मूला। अब हमें ये देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला होता किसका है, ये चीज़ हमें निकालनी है कि डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है। तो एक बात बताओ मुझे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी K इज इक्वल टू 1 बाई रिजिडिटी थी, जो बल्क मॉडुलस हमने पढ़ा था। अच्छा एक बात बताओ, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, कोई भी ले लो, क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन होता था। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेन का क्या लिखते थे हम, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, मतलब डायमेंशनल चेंज लिखते थे, या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय, तो यहाँ भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, या फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी लिखेंगे, या फिर लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए लिखेंगे। तो देखो ऊपर नीचे जो है डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो बेसिकली जितने भी हमने
मॉडुलस पढ़े जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस के, क्योंकि स्ट्रेन का तो होता नहीं, और स्ट्रेस का किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस का निकालूं तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेस प्रेशर का। तो प्रेशर का हमने निकाला था ml/t-2 निकाला था हमने, 1 मिनट, हाँ ml/t-2। अच्छा यहाँ पर देखना जरा, ये जब ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, l हो जाएगा, और t-1 ऊपर जाके -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, t+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। अब आ जाओ कंप्रेसिबिलिटी पे इसको, तो 1 बाई बल्क मॉडुलस है 1 डिवाइड बाई ml/t-2। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1, ये l-1 होता है, सॉरी, तो यहाँ l-1 था तो ऊपर जाके +l बन जाएगा, और t-2 था तो ऊपर जाके +2 बन जाएगा। तो बताओ कि कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल हो गया। तो यहाँ सब ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डी हो गया, ठीक है।